हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो करंटली ग्लोबल सिनारियोज चल रहे हैं या ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत उसका डिस्कशन करेंगे। और कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर न्यूज़ है जिसको मैं कवर करूँगा। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो जो है या पूरी इन्फॉर्मेशन जानने का मौका मिले। हाल ही में फ्रेंड्स हम सबको पता है कि यूएस ने जो है वो रेपो रेट हाइक किया था विद 75 बेसिस पॉइंट्स। यूएस के अंदर ये हुआ था, इंडिया के अंदर 50 बेसिस पॉइंट्स हुआ था और अमेरिका में 75 बेसिस पॉइंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। यहाँ पे मेरे सामने जो डेटा है कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन जो है वो यूएस के अंदर कहाँ है और किस रीज़न की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप रेड कलर के बार में देख सकते हो 42% के आसपास जो है वो हाउसिंग के अंदर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका के अंदर है। 22% अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फ्यूल, क्योंकि बीच में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हाइक हो चुके थे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो यूएस के अंदर में है। 14% अगर आप देखें तो फूड एंड बेवरेजेस जो एफएमसीजी का सेक्टर है वहाँ पे भी 14%। और अगर 11% अगर देखें तो मेडिकल एजुकेशन और 11% जो है वो अदर्स। मैक्सिमम जो है वो 42% है। 42% को कंट्रोल में लाने के लिए ही अगर आप देखें तो 75 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो रेपो रेट हाइक का फेड ने किया था। बट अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के अंदर ये सिचुएशन नहीं है। इंडिया के अंदर हाउसिंग का जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ना ही एफएमसीजी सेक्टर में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। ओवरऑल जो इंडिया की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, या ये मैं कहूँगा कि एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंट्रीज़ हम जो हैं वो एवरेज पे चल रहे हैं। इतना भी ज़्यादा कोई इन्फ्लेशन की मार जो है, बट इन फ्यूचर में हमें जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए या ज़्यादा हम पर भारी पड़े ना, यहाँ पे हमने 50 बेसिस पॉइंट्स का जो है वो हाइक किया है। मोस्टली हम जो है वो हमारी करेंसी को बचा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन तो इंडिया इज़ डूइंग गुड, बट हम जो है मोस्टली हमारे करेंसी को जो है वो बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेड ने जैसे जैसे रेपो रेट हाइक करते जाएंगे तो डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और हम जो है वो नेट इम्पोर्टर हैं इंडिया, तो जो इंडियन रुपी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। टू कंट्रोल अब हम लोग की करेंसी को जो है वो बचाने के लिए हम लोग जो है वो करंटली रेपो रेट हाइक कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। सितंबर का जो महीना है वो ख़त्म हो चुका है और अभी कल से मंडे है। मंडे से अक्टूबर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर के महीने में 7,000 करोड़ के आसपास की जो है नेगेटिव, मैं कहूँगा 7,000 करोड़ की ओवरऑल सेलिंग जो है वो एफआईआईज़ ने की है सितंबर के महीने के अंदर। नेक्स्ट जो आप ये चार्ट देख रहे हैं वो हाउसिंग इन्फ्लेशन का चार्ट है। ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये पूरा यूएस का है। आप देखोगे कि फेब और मार्च के अंदर जो था वो हाउसिंग इन्फ्लेशन पीक पे था, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मई, जून और जुलाई में अगर आप देखोगे तो 13% के आसपास है। और अगस्त का अंदर भी जो डेटा आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा गिरने की तरफ आ रहा था। वहाँ पे भी एक पॉजिटिव अचीवमेंट है फॉर द यूएस। अगर यूएस में जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन या रिसेशन, ये दोनों फैक्टर्स कम होंगे तो उतना ज़्यादा जो वर्ल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट है उसका कम होगा। हमें यूएस का मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड को डायरेक्शन देता है। हमें यूएस के मार्केट को और यूएस एज अ कंट्री वहाँ पे क्या सिचुएशंस है उसके रिलेटेड भी हमें ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी ये जो हाउसिंग जो प्राइजेज़ हैं वो गिरने स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन कम होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो जल्द से जल्द कंट्रोल में भी आ सकता है, क्योंकि जो मेजर 42% के आसपास का इन्फ्लेशन जो यूएस के अंदर था वो हाउसिंग का था। तो अगर वो गिर रहा है तो जो इन्फ्लेशन की मार है जो कि अभी यूएस झेल रहा है वो भी कंट्रोल में बहुत जल्दी आ सकती है। अभी के लिए आप देखें तो यहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस भी गिर रहे हैं, कमोडिटीज़ के प्राइसिंग भी गिर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल है वो भी $80 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसके अंदर कमी आने की पूरी आशंका है। उस चक्कर में
क्रूड ऑयल भी जो है वो गिर रहा है। सो $120 से $80 के आसपास आ चुका है। और अभी के लिए देखें जो चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करता है। सो अभी के लिए वहाँ पे देखें तो चाइना के जो इकोनॉमी है वहाँ पे भी स्लो डाउन आ चुका है। सो वहाँ पे भी जो कमोडिटीज़ की डिमांड है वो काफ़ी कम होगी। सो जैसे जैसे डिमांड कम होती है प्राइजेस भी गिरने लगते हैं। सो जितने भी कमोडिटीज़ के प्राइजेस गिरेंगे तो ओवरऑल वर्ल्ड को जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना एज अ हाईएस्ट कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो वहाँ पे जो है इकोनॉमी स्लो डाउन है तो वहाँ पे भी कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कम होगा। सो कमोडिटीज़ गिरेंगे, हाउसिंग इन्फ्लेशन भी कम होगा, तो धीरे धीरे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है जो डिसरप्ट हो चुकी थी, जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी थी, वो भी धीरे धीरे ट्रैक पे आएगी और इन्फ्लेशन भी जो है वो कंट्रोल में आएगा। बीच में हमने ये भी सुना था कि रशिया इज़ रेडी टू टॉक, या जो भी है वहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आया था इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। सो ये भी हैं पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सो जैसे जैसे ये पॉजिटिव फैक्टर्स आते जाएंगे और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम होते जाएंगे तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंडिया जो है एज अ कंट्री आउट परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज करंटली अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। सो हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो है वो हमारी करेंसी को स्टेबल रखना है। बाकी सब फॉर इंडिया मैं कहूँगा, या जो भी ग्लोबली रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है फॉर इंडिया एज अ कंट्री। बट हमें सिर्फ हमारी जो करेंसी है उसको स्टेबल रखना है। सो बाकी सब जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया के लिए ठीक हैं। सो अगर ये जियो पॉलिटिकल टेंशन्स भी अगर कम होते हैं तो इंडिया एज अ कंट्री विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म, और इकोनॉमी भी अच्छी होगी तो आपको मार्केट्स के अंदर भी वो इफ़ेक्ट जो है वो देखने मिलेगा। सो ये जो था वो ग्लोबली क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट उसके ऊपर रिलाई करता है, या क्या जो है वो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए फॉर इंडिया। सो ये था मेरा डिस्कशन, या आप कह सकते कमेंट्री फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक्स के बारे में। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है निखिल एडिसिव। सो एडिसिव्स नाम से ही पता चलता है कि फेविकॉल जैसी कंपनी है और जो कि ग्लू के सेक्टर में काम करती है। सो कंपनी ने जो है वो 10:1 का स्प्लिट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो 13 अक्टूबर जो है वो रिकॉर्ड डेट सेट की है ये इवेंट के लिए। सो सेल्स और प्रॉफिट काफ़ी अच्छे हैं बट रेंज बाउंड है और काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है सेल्स और प्रॉफिट भी। सो अभी के लिए मैं अगर आपको 6 महीने का चार्ट दिखाऊं तो कंपनी ने 114% के आसपास के रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए। वहीं पे अगर मैं 1 साल का चार्ट दिखाऊं तो 146%, और 5 ईयर्स में लगभग 1100% के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए। सो जो भी ये कंपनी को होल्ड करके रखता है सो काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर शेयर ये साबित हुआ है। सो मैक्सिमम मैं अगर चार्ट दिखाऊं तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड में थी, और फिर जो है कंपनी ने अपसाइड दिखाया है। सो अभी के लिए मैं कहूँगा कि स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, बट आपको फ्रेश एंट्री की मेरी सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। सो अभी के लिए अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। और अगर आपको कंपनी के अंदर बिलीफ है सो एक एक दो दो स्टॉक करके, कंपनी जो है वो माइक्रो कैप के अंदर है, लगभग 700 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैप है इस कंपनी की। सो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कंपनी है। सो अगर तेज़ी इतनी ज़्यादा है तो गिरावट भी वैसी होगी, और कंपनी को, माइक्रो कैप कंपनी को ऑल टाइम हाई पे ख़रीदना मेरे हिसाब से कोई राइट डिसीजन नहीं है। सो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं कंपनी के अंदर। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा खासा करेक्शन आएगा क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा रैली कर चुकी है। तो आफ्टर स्प्लिट भी हो सकता है, या 13 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटी जायंट इन्फोसिस। सो अभी के लिए जो आईटी स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट 13 अक्टूबर को जो है इन्होंने
अपने रिज़ल्ट की डेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे आपको जो है वो इंटरिम डिविडेंड भी मिलेगा ये कंपनी। सो 12 से 15 रुपये के आसपास शायद आपको डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि ये मैं प्रीवियस हिस्ट्री के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि कंपनी जो है इतना इंटरिम डिविडेंड देती है। सो ये सब जो कंपनी है इनके अंदर एसआईपी करिए, एक एक दो दो स्टॉक आप एवरी मंथ, आपकी जैसी जैसी सैलरी आती जाती है आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कंपनी जो है साल में 2-3 बार तो डिविडेंड देती है। कंपनी जो है बायबैक भी लेके आने वाली है। सो बायबैक भी लाएगी तो शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको तेज़ी भी देखने मिलेगी। बट ये टेम्पररी डिविडेंड और बायबैक के लिए मैं नहीं कह रहा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो इस आईटी जाइंट के अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो सेम कमेंट्री टीसीएस के लिए भी है। टीसीएस ने भी यहाँ पे 10 अक्टूबर को जो है अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। सो यहाँ पे भी जो है आपको इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है 7 से 8 रुपये के आसपास, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है। सो अगर आप ये स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको 7 से 8 रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो मिल सकता है। सो 10 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि कंपनी की क्या रिजल्ट्स हैं। सो अभी के लिए आप देखें तो कंपनी जो है वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे चल रही है। सो 20 से 25% के आसपास का अपना ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट है। तो मैं कहूँगा कि आप अच्छे खासे क्वांटिटीज़ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं आईटी जाइंट में। जैसे भी सेक्टर का फ्लेवर चेंज होगा, सेक्टर रोटेशन होगा, तो जैसे आईटी भी फ्लेवर में आएगा तो आप देख सकते हैं कि इन फ्यूचर अच्छी खासी तेज़ी होगी। तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर आप अच्छे खासे डिस्काउंट पे स्टॉक को उठाते हैं तो। सो नेक्स्ट बात करें तो विप्रो, तो मैंने तीनों भी आईटी जाइंट को कवर कर लिया है। सो 10 अक्टूबर को टीसीएस के रिज़ल्ट हैं, और 12 अक्टूबर के विप्रो के हैं, और 13 अक्टूबर के जो है वो इन्फोसिस के हैं। सो 12 अक्टूबर को विप्रो के रिज़ल्ट हैं। सो यहाँ पे भी आपको इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है। सो कंपनी जो है वो 1 से 5 रुपये के आसपास का डिविडेंड जो बांटती है। सो कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, स्टॉक प्राइस एज़ कम्पेयर टू टीसीएस और इन्फोसिस। सो डिविडेंड का अमाउंट भी आप कम ही देखेंगे। सो ये जो कंपनीज़ है वो रेगुलरली डिविडेंड स्प्लिट डिविडेंड बोनस बायबैक ये तीनों ज़्यादा प्ले करते हैं, क्योंकि कैश रिच कंपनीज़ है। कंपनीज़ के पास 50-60-70 हज़ार करोड़ के आसपास का रिजर्व भी होता है। सो वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते रहते हैं ऑन टाइमली बेसिस। सो ऐसी सब कंपनीज़ के अंदर आप कोई भी एक दो स्टॉक आईटी जायंट्स या मिड कैप के अंदर एक दो, सो ऐसे करके 3-4 स्टॉक आप आईटी के उठा सकते हैं फ्रॉम एवरी सेक्टर, ताकि इन फ्यूचर जो है वो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सके। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पेटीएम, इसे 197 कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। सो जो जेपी मॉर्गन की जो है यहाँ पे रिपोर्ट आई है। सो मार्च 23 मार्च इन द सेंस ईयर 2023 मार्च तक जो है आपको पेटीएम 4 डिजिट्स के अंदर देखने मिलेगा, मतलब 1000 के आसपास जो है वो जेपी मॉर्गन की राय है। सो लगभग 5-6 महीने के आसपास 1000 पॉइंट्स के आसपास जो है आपको पेटीएम दिखना चाहिए। सो अगर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूँ, सो कंपनी जो है वो अभी लिस्ट हुई है लगभग 18 नवंबर 2021 के आसपास। सो अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो स्टॉक ने जो है 64 से 65% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए। सो मेरा यहाँ पे मानना है कि हो सकता है कि 4 डिजिट्स के अंदर कंपनी आ जाए, बट अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। सो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसको आपको टाइमली देखना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि वहाँ पे क्या ग्रोथ है, उसके बाद ही आपको ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अभी के लिए मेरी राय है कि आप वेट एंड वॉच करिए। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के ऊपर डायरेक्टली ट्रस्ट करके बाइंग की सलाह नहीं है, बस ये न्यूज़ है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट और लास्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या एयरटेल अगर आप देखें तो इन्होंने 5G सर्विसेज को जो है लॉन्च कर दिया है, बट यहाँ पे रिलायंस ने जो है वो दिसंबर 2023 के आसपास, मतलब यहाँ से 1 सवा साल के आसपास जो है पूरे इंडिया के अंदर 5G सर्विसेज को जो है रिलायंस जियो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो ये जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली इवेंट हुआ था, वहाँ पे मुकेश अंबानी जी ने बताई थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल का आर्टिकल है कि 5G लॉन्च विल बी डिलीवर 5G सर्विसेज इन एवरी टाउन बाय दिसंबर 2023।
सो ये जो खबर है ये स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि रिलायंस जियो जो है वो रिलायंस के अंदर जो है अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। सो रिलायंस के शेयर को जो है जब तक आईपीओ नहीं आ जाता रिलायंस जियो का, तब तक जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही रहेगा। सो इसका जो पूरा बेनिफिट है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। सो यहाँ पे भी आप एसआईपी के वे में एक एक दो दो स्टॉक करके बाय करके चल सकते हैं। सो इतनी लार्ज मार्केट कैप की कंपनी है जो कि इंडियन जीडीपी के अंदर डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करती है। सो अभी भी आप देखें तो 15-16% के आसपास के डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। सो आप यहाँ पे अच्छे खासे क्वांटिटीज़ को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लान्स हैं। सो वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर देखने मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये अपना कैपेक्स और मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपना एक्सपांशन करते जाएंगे तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स देखने मिलेंगे, और वही जो है वो चार्ट के ऊपर भी इन फ्यूचर रिफ्लेक्ट होगा। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड निफ्टी के अंदर फ्यूचर का क्या आउटलुक है, या ग्लोबल सिनारियोज कैसे हैं और कैसे वो इम्पैक्ट कर सकते हैं ऑन आवर मार्केट्स। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।